हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं त्रिभुज की संपूर्ण जानकारी। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज के कोण कितने होते हैं और भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ठीक है, और कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग सूचित कर देते हैं ए बी सी के नाम से। तो इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लेते हैं, सम मतलब होता है बराबर, ठीक है। बाहु बाहु मतलब होता है भुजा, क्या बोलेंगे? भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सम यानी कि बराबर, ठीक है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बराबर है तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। इससे पता चल जाता है कि तीनों भुजा इसका बराबर है। अब हम यहाँ बात करते हैं 2 नंबर जिसको दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसका एक फिगर हो गया। इसको हम लोग सूचित कर देते हैं, लिख देते हैं। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे ही बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि सम मतलब तो आपको पता चल गया क्या होता है। सम मतलब हो जाएगा बराबर, यहाँ लिख देते हैं बराबर। और द्वि मतलब क्या हो जाएगा? द्वि मतलब हो जाएगा दो, ठीक है। और बाहु मतलब तो बताया जा चुका है क्या होता है। बाहु मतलब हो जाएगा भुजा, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, यहाँ पे जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें बराबर हो जाएगा ये भुजा और ये भुजा, तो ये दो भुजा बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है, कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? असमान हो, यानी कि ये हो जाएगा ए बी और ये सी सब अलग अलग। ए बराबर मान के चलिए कि 3 सेंटीमीटर, बी बराबर मान के चलिए 4 सेंटीमीटर, सी बराबर मान के चलिए हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब कि सब के सब भुजाएं क्या है? असमान है, अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 रूप होते हैं, ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोण के आधार पे। ये हो गया कोण के आधार पे त्रिभुज। कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज का। ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि हो जाएगा ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज होता है यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोण के आधार पे, ठीक है। तो जिसका सभी कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 90 डिग्री से कम का मतलब 0 से ऊपर और 90 से कम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा, लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। तो ये सब क्या है? 90 डिग्री से कम है, यानी कि इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, जिसकी सभी भुजाएं 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो ये हो गया न्यून कोण। दूसरा हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके लिए इतना ही काफ़ी है, यानी कि जिस त्रिभुज के एक कोण जो होता है 90 डिग्री का हो तो बाकी जो 2 कोण है वो 90 डिग्री में ही आएगा, यानी कि हो सकता है ये आपका 45 हो जाए और ये भी
45 हो जाए। चलिए इससे मतलब नहीं है, बस एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अधिकोण त्रिभुज का। अधिकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ये हो गया आपका अधिकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी से सूचित कर देते हैं, ये हो गया अधिकोण त्रिभुज। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो मतलब हो जाएगा 120 डिग्री हो, 100 डिग्री हो, ठीक है, 150 डिग्री हो, 150 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज की एक भुजा 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपको पता चल गया, यानी कि कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। और यहाँ पे भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज का बंटवारा हुआ है, वो भी 3 प्रकार के, यानी कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल में जानने से पहले इसमें भुजा, कोण और शीर्ष के बारे में जानकारी ले लेते हैं, कितने होते हैं। ये एक हम त्रिभुज ले लिए। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भुजा का, ठीक है। त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, तो त्रिभुज के 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, ठीक है। इस भुजा का नाम क्या है, तो नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो एक भुजा हो जाएगा ए से लेकर बी तक, यानी कि ए बी एक भुजा हो गया। दूसरा हम लोग बी से लेकर सी तक एक भुजा हो गया, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं बी सी। तीसरा भुजा सी से लेकर ए तक, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं सी ए कर दीजिए, या ए सी भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ए सी कहिए चाहे सी ए की कहिए, इसको ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग ये त्रिभुज के 3 भुजा के बारे में हम लोग जाने। अब बात करते हैं त्रिभुज के कोण के बारे में, ठीक है। कोण कितने होते हैं, तो त्रिभुज के कोण भी 3 होते हैं। तो पहला कोण कौन होता है, तो यहाँ ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक आया है, 2 भुजा मिलने से यहाँ कोण बना है, जिसका नाम है कोण ए बी सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण ए बी सी, एक कोण हो गया। दूसरा कोण यहाँ पे बी से लेकर सी तक, सी से लेकर ए तक गया है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं बी सी ए, लिखते हैं कोण बी सी ए हो गया, ठीक है। तीसरा कोण के बारे में बात करते हैं, सी से लेकर ए तक और ए से लेकर बी तक आया है, जिसका नाम हम लिख देते हैं सी ए बी, या लिख दीजिए बी ए सी, यहाँ पर हो जाएगा कोण बी ए सी। ये हो गया 3 कोण। तो त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण। अब बात करते हैं त्रिभुज के शीर्ष के बारे में। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं, ठीक है, तो शीर्ष भी 3 होते हैं। तो शीर्ष का बात करते हैं, तो एक शीर्ष आपका हो गया ए, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है बी और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये 3 शीर्ष हो गया, त्रिभुज के 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष। यहाँ पे एक कोण और लेते हैं, इसका नाम आप खुद बताइए क्या होगा, क्योंकि इस कोण की चर्चा इसमें इस त्रिभुज की चर्चा इसमें हम नहीं किए हैं। तो इस त्रिभुज का नाम आपको बताना है, सोचकर क्या होना चाहिए। ये हो गया एक त्रिभुज, जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी और सी दे देते हैं, ठीक है। इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्या नाम है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्या हम लोग नाम रखेंगे, तो इस त्रिभुज हो जाएगा, जैसे कि 2 भुजा बराबर हो तो आपको पता है कि भुजा के आधार पे जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यह समद्विबाहु तो है, साथ में ये क्या है, 90 डिग्री का भी कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज भी हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु समकोण समकोण, और ये हो गया त्रिभुज, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। अगर इस प्रकार से कोण त्रिभुज आपके सामने आ जाए तो इसका ये नाम दिया जाएगा, जिसमें 2 भुजा दिया हो, बराबर हो और 90 डिग्री का भी हो, तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं और परिमाप के बारे में। ये हो गया आपके सामने त्रिभुज, ठीक है, जिसमें ये रहेगा भुजा, यहाँ पे ले लेते हैं ए भुजा, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। और बात करते हैं परिमाप के बारे में।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं परिमाप। ठीक है, परिमाप कौन होता है? तो परिमाप हो जाएगा जैसे कि ये घेरा हुआ है, एक भुजा इधर से, एक इधर से और एक इधर से, ये तीनों से घेरा गया है, तो यही इसका परिमाप, यानी कि यही आपका बाउंड्री जो है। जैसे कि कोई खेत है और खेत का क्या करते हैं, कगरी कगरी बाउंड्री कर देते हैं, और उस बाउंड्री का कितना लंबाई है चारों तरफ से जोड़ देते हैं। खेत के चार मतलब चार भुजा होता है, चारों बाउंड्री को घेर देते हैं, तो उस खेत का वो परिमाप हो जाएगा। वैसे ही इस त्रिभुज में 3 बाउंड्री है। ठीक है, ए से यहाँ पे ए है, ये बी है, बी ए है और सी ए है। ये तीनों को हम क्या करते हैं, अगर जो जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप निकल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके बाउंड्री को परिमाप कहते हैं। ठीक है, एकदम सरल। हाँ, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया त्रिभुज का परिमाप। तीनों को जोड़ देंगे तो ये आपका परिमाप निकल जाएगा। अब बात करते हैं त्रिभुज के अर्ध परिमाप का। ठीक है, अर्ध परिमाप के बारे में बात करते हैं। यहाँ बराबर देते हैं। अर्ध परिमाप को हम लोग जैसे कि यहाँ पे एस से भी सूचित करते हैं, एस लिख देते हैं। ठीक है, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो अर्ध परिमाप का मतलब हो जाता है आधा। ठीक है, क्या होता है, आधा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि एक भुजा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मान चलिए कि दिया हुआ है 6, यहाँ दिया है 8 और यहाँ दिया है 10। ठीक है, तो अर्ध परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे, ए बी और सी को जोड़ देंगे, यानी कि जोड़ देंगे यहाँ पे 8 जोड़ 6 जोड़ 10 कर देंगे, और क्या करेंगे 2 से इसमें भाग कर देंगे, 2 जगह बांट देंगे, तो हो जाएगा आपका 8 और 6 14 और 10 24 हो जाएगा। 24 भागे 2 कर देंगे, काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया कितना, 12 आंसर आया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, इसमें एक त्रिभुज और एक त्रिभुज का सूत्र लिखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं उसको भी, और एक एक करके समझ लेते हैं किसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट कर देंगे पहले, और यहाँ लिख देंगे एस इंटू, यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए, फिर यहाँ पे इंटू हो जाएगा, फिर हो जाएगा एस माइनस बी, फिर यहाँ पे इंटू हो जाएगा एस माइनस सी। ये हो गया आपका, जिसको हम लोग हीरोज का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। ये दोनों सूत्र पे एक एक करके हम लोग दोनों सूत्र पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसका शर्त होता है कि कौन सा त्रिभुज का सूत्र, यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र कहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ये सूत्र का उपयोग करते हैं, हम लोग समझते हैं 1/2, यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई का प्रयोग किस तरह के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे लिख दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग वैसे त्रिभुज के लिए करते हैं जिसका हम लोग यहाँ आधार और ऊंचाई के बारे में पता हो। जब आधार और ऊंचाई के बारे में आपको पता हो तो हम लोग इस सूत्र पे इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आधार कौन सा हो जाएगा और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का जहाँ पे किसी शीर्ष से लंब डाला जाता है, ठीक है, लंब डाला जाता है मतलब कि जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो। ठीक है, तो जिस पे लंब पड़ता है वो आपका आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अगर ये लंब हम लोग यहाँ से जैसे इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे लिख देते हैं सी, सी हो गया। तो यहाँ पे लंब कहाँ से डाला गया है, तो ए से डाला गया है। तो ए के सामने वाली भुजा आपका बी सी है, तो बी सी आपका आधार हो गया। लेकिन यही लंब अगर हम सी से डालें तो सी से डालेंगे तो किस पे पड़ेगा, यहाँ पे सी से डालेंगे तो पड़ेगा आपका ए बी पर। ठीक है, तो इसका आधार ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी।
चलिए इस तरह से कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बस एक शब्द में इतना ही याद रखिए कि जिस शीर्ष से लंब डाला जाता है और जिस पे डाला जाता है वो आपका आधार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए से लंब डाला गया बी पर, तो बी हो गया आपका आधार हो गया। ठीक है, और इसका ऊंचाई जो होता है, ये जो लंब डाला जाता है यही ऊंचाई आपका हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पे रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 1/2 आधार रखेंगे। आधार का यहाँ पे लंबाई दिया गया रहेगा, जैसे मान चलिए कि 6, 7, 8 कुछ भी दिया गया रहे, जैसे कि यहाँ पे मान चलिए कि दे दिया गया है 6 ही दे दिया गया है, 6 हो गया। और इसका ऊंचाई यानी कि ऊंचाई हो गया आपका 8। ठीक है, तो किस तरह निकालेंगे, तो देख लीजिए 1/2 हो गया, और आधार लिखना है, तो आधार कितना है 6 है, तो कर देना है गुणे आधार और फिर गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुणे 8 के बड़ा 6 पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा, और 48 को 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया 24। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का यानी कि कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो वैसे त्रिभुज के साथ करते हैं जिसमें आधार और ऊंचाई आपको पता हो, तो बहुत ही आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब दूसरे सूत्र के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखा हुआ है। चलिए तो इस त्रिभुज के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे दे दिया है ए, यहाँ लिख दिया है बी, और ये हो गया सी। इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन भुजा के बारे में पता है। जैसे कि मान चलिए कि यहाँ पे दिया है 6 दिया है, 8 दिया है, और यहाँ पे 10 दे दिया है। ठीक है, ये भुजा के बारे में हमको पता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके सामने जो सूत्र ये जो है वही लगाएंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका बराबर √ हो जाएगा, और ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब आप कहिएगा ये एस कहाँ से आएगा, तो आपको पता है एस किससे सूचित करते हैं, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तो आपको बताया जा चुका है क्या होता है, a + b + c/2 कर देंगे। ठीक है, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी कि उसके भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो उसका आधा निकल जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है 6, 8 और 10। ठीक है, 6, 8, 10 दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे 6 + 8 + 10 बटा कर देंगे 2, तो हो जाएगा 8 से 14 10 24, और 24 को 2 से भाग कर देंगे तो निकल जाएगा आपका 12। ठीक है, ये हो गया 12। 12 अर्ध परिमाप निकल गया। 12 अर्ध परिमाप मतलब एस निकल गया। एस बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √ लिख देते हैं √ ठीक है, और एस का मान कितना निकला 12, तो यहाँ 12 लिख दिया जाएगा, फिर इंटू कर दिया जाएगा, फिर एस का मान हो गया 12 माइनस ए, तो ए कितना है, ए इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, किसी को भी हम लोग मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए आपका 6 हो गया, तो -6 कर देंगे, फिर आपका इंटू है, इंटू एस माइनस बी है, तो हो जाएगा इंटू 12 और घटाओ यहाँ 8 कर देंगे। ठीक है, फिर इंटू एस माइनस सी है, तो यहाँ लिखेंगे 12, एस का मान 12 है, और सी आपका कितना दिया है, तो 10 दिया है, तो घटाव कर देंगे 10 घेर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग √ ले लेंगे, √ ले लेते हैं, और लेकर यहाँ पे 12 का 12 हो गया, यहाँ पे गुणा का, यहाँ पे इंटू है, गुणा का चिन्ह देते हैं, 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणा, 12 में से 8 घटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर गुणा, 12 में से 10 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो गुणा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 के पहाड़ 6 बार, तो 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72, 72 के पहाड़ 2 बार, तो 72 दूना हो जाएगा आपका 144, तो यहाँ लिख देते हैं 144। अब बच गया 4, 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 16 के 6 हो गया, हाथ में 1, 4 × 16 के 17 के 7, फिर हाथ में 1, और 4 × 4 और 1 5, ये हो गया 576। ठीक है, किस में रहेगा, रूट में रहेगा। अब इसका रूट निकालेंगे हम लोग किस तरह, वर्ग करके। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो रूट हट जाएगा। तो 576 का वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 576। ठीक है,
तो 576 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए आपको पता है कि पीछे से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बैठा देते हैं, ठीक है। ये दीर्घ विभाजन विधि है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर प्ले स्टोर में, यानी घर पर हो गया प्ले स्टोर का घंटा। चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से। ये हो गया 576। 576 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा लगाते हैं। 6 और 7 का एक जोड़ा लग गया, 5 अकेले बच गया, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसमें हम लोग 5 में कितना से भाग करेंगे, 1 से करते हैं। तो 1 का आप निकालते हैं वर्ग तो आएगा 1, 2 का निकालिएगा तो आ जाएगा 2 दूना 4, 3 का निकालिएगा तो हो जाएगा 3 3 9। लगाना है 5 में, तो किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तब जाके 4 आएगा। तो देखिए 2 कहाँ कहाँ लिखते हैं, यहाँ और यहाँ। अगर आप इस विधि से, यानी कि दीर्घ विभाजन विधि है, अगर इससे आप इस तरह से आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसमें वीडियो बनाकर डाल चुका हूं कि किस तरह से दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। 2 के पास 2 बार 2 दूना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा और ये इसमें जोड़ा संख्या उतरता है। 76 यहाँ पे उतर गया, 176 हो गया। अब इसको 2 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 176 हो गया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे कि ये पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे 4 है, अगर 4 है 3 से अगर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3। देखिए कहाँ कहाँ लिखे, ऊपर और नीचे 3 लिखेंगे, गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 3 3 9 और 3 चौका 12, 129 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 176 है तो 129 जो है वो नहीं हो पाएगा, गलत होगा। अब यहाँ पे 3 से नहीं कट रहा है, 3 से पूरा नहीं आया तो 4 से कोशिश करेंगे, ठीक है। 4 से लगाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं 4 से, ठीक है। तो 4 कहाँ कहाँ लिखेंगे, 4 ऊपर नीचे, 4 चौका 16, 6 हाथ में 1 और 4 चौका 16 और 1 17, 176 आ गया, ठीक है। यानी कि 4 से लगाएंगे तो 4 कहाँ कहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 4 एक यहाँ लिखा जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे लिखा जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 176। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका 576 का वर्गमूल कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देकर, और यहाँ पे रूट हट गया, 24 आ गया। इस तरह से ये आंसर निकल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से भी हम लोग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे एजुकेशन से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलेगी। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।